हेलो एंड वेलकम टू द क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एटीपी आज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। यदि आप लोग सेमिस्टर के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप 8 स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो 7894226802। ठीक है, यहाँ पे आप कंप्लीट सेमिस्टर की कोर्स भी परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप चाहते हो कि कोई भी एक कोर पेपर की मुझे समझना है या वही है ना, उनकी सब्सक्रिप्शन लेना है, आप ले सकते हो। जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी हो गया, ठीक है ना, 4 सेमेस्टर की बात कर रहे हो, कंपैरेटिव सिर्फ आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी लेना है तो भी ले सकते हो। इस तरीके से अवेलेबल है। उसके साथ साथ 8 स्टार्ट के अंदर आपकी एमएससी एंट्रांस के लिए, जैसे सीपेट हो गया, सीयूडी हो गया, पीजी हो गया, पीजी एंट्रांस के लिए सारे तैयारी किया जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक है ना। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए देखेंगे एटीपी आज एनर्जी ऑफ द सेल हम क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एटीपी जो आपने पढ़े होंगे, इसको हम एनर्जी कैन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे एटीपी बनता है। ठीक है। अच्छा, तो एटीपी को हम एनर्जी कैन, ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं, या उसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा की केंद्र बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एटीपी को। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखिए, करेंसी यानी कि जो मनी होता है, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पैसा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, आप उसको इजीली मूव करवा सकते हो। ठीक है, एंड ये इजीली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो कोई भी एक करेंसी की मतलब वही होता है, जहाँ पर भी आप लेके जाओगे ना, तो उनको जो चीज़ें हैं आसानी से एक्सेप्ट कर सके। जैसे कि मान लीजिए अभी जो राइस है, ठीक है ना, मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाना है या आपको कोई चीज़ें खरीदना है, आइसक्रीम खाना है, मान लीजिए गर्मियों की मौसम तो आ गया, तो आपको आइसक्रीम खाना है। तो एक आइसक्रीम की जो है 50 रुपीज़ है, ठीक है ना, 50 रुपीज़ है। तो राइस की जो 1 केजी राइस की जो वैल्यू होता है ना, 22 रुपीज़ के आसपास होता है, 20 रुपीज़ मान के चलिए। तो आपको 5 केजी राइस के बदले में क्या मिलेगा? 1 आइसक्रीम मिलेगा। आप आपके घर में बोलोगे कि मुझे 50 रुपीज़ दे दीजिए, मैं आइसक्रीम लेके जाऊंगी। ठीक है, हो सकता है जो आइसक्रीम अंकल है ना, जो आइसक्रीम बेच रहा है, हो सकता है आपकी राइस को ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। नहीं लेने की चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। कभी कभार ऐसे तो ले लेते हैं, लेकिन नहीं लेने की चांसेस 99% होता है। ठीक है, ये तो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने 50 रुपीज़ मतलब कि उसको दे दोगे तो वो आसानी से आपको आइसक्रीम दे देगा। एक तो चीज़ है। तो दूसरा चीज़ होता है कि आप 50 रुपीज़ लेना आपके लिए आसान रहेगा, या आपके लिए ये आसान रहेगा कि 5 केजी जो है चावल आप लेके जाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए रुपीज़ करेंसी के जो इन्वेंशंस है ना, वो उस तरीके से किया गया था, क्योंकि पिछले टाइम पे लोग ऐसे एक्सचेंज कर रहे थे। यदि आपने थोड़े बहुत जियोग्राफी में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है ना, जियोग्राफी स्कूल पीरियड में अपने ये ऐसे कुछ था इकोनॉमिक्स में, है ना, जो एक्सचेंज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद करेंसी की ही हुआ। तो एटीपी सेल के लिए ऐसे ही चीज़ें होता है। ठीक है, हर एक सेल्स में, क्योंकि उसके अलावा हमारे जो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे एनएडीएच हो गया, ठीक है ना, एनएडीएच हो गया, एफएडीएच हो गया, ये भी एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन वो इजीली मूवेबल नहीं है, इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है हर सेल के लिए, मतलब कि हर चीज़ें के लिए। तो इसलिए हमको अल्टीमेटली क्या बनाना पड़ता है? एटीपी बनाना पड़ता है, जहाँ से एक तो पहला चीज़ है कि अच्छा खासा वो इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वहाँ पे जो बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो एनर्जी देता है। ठीक है, इजीली एक्सेप्टेबल है और इजीली मूवेबल होता है। ठीक है। अच्छा, तो एटीपी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, आपको समझ में आ गया कि एनर्जी करेंसी मीन्स एनीथिंग व्हिच इज इजीली मूवेबल, जो जिसको हम इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आज एटीपी फ्रॉम इनसाइड द सेल आल्सो यूज इनसाइड ऑफ द सेल, मतलब कि जहाँ पे बन रहा है वहीं पे भी यूज हो रहा है। जैसे आरबीआई जो है पैसा को बना रही है, फिर पैसा खर्चा होना भी चाहिए, तो सेल उसको बना जाता है, फिर उसमें खर्चा भी वहीं सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो एटीपी के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। एटीपी की जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। तो एडेनोसाइन में 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड रहते हैं, उसको हम एटीपी बोलते हैं। ठीक है, यदि आपने थोड़े बहुत आपको पता होगा डीएनए के बारे में, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, ATGC करके आपने पढ़े होंगे, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना, एटीपी कैसे बनी हुई है, यहाँ पे एक पेंटोज सुगार होता है, 5 कार्बन कॉन्टेनिंग एक सुगार रहता है,
जिसमें 5 कार्बन है, जिसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर में मान लीजिए कार्बन नंबर 1 हो गया, कार्बन 2, कार्बन 3, यहाँ पे होता है कार्बन 4, ठीक है, और यहीं पे होता है कार्बन 5। ठीक है, अच्छा तो होगा क्या, कार्बन नंबर 2 में, ठीक है, कार्बन 2 पोजीशंस में नॉर्मली इस तरीके से HOH रहता है, क्योंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट है ना, जितना कार्बन रहेगा वाटर भी इतना रहेगा, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन 2 पोजीशंस में ऑक्सीजन की रिमूवल हो चुका है, तो इसलिए हम उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। मतलब कि जब RN मतलब कि कार्बन 2 पोजीशंस में OH प्रेजेंट रहेगा तो राइबोज बोलेंगे। यदि ऑक्सीजन जो है रिमूव हुआ है, ठीक है ना, रिमूव हो गया, तो उनके नाम जो है डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब इसके साथ किसके साथ ना, राइबोज शुगर के साथ कार्बन 1 पोजीशंस में आर्डेनाइन जुड़ेगा। ठीक है ना, आर्डेनाइन एक न्यूक्लियोटाइड्स होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन यदि आपने पढ़े होंगे, ये प्यूरिन के अंदर आता है। यदि ये जुड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पे यदि ये जुड़ेगा तो हम उसको बोलेंगे क्या, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आर्डेनोसाइन। ठीक है, आर्डेनोसाइन बोलेंगे। और इसमें यदि 3 फॉस्फेट जुड़ा है, कितना फॉस्फेट, इस 5th कार्बन के पास 1, ठीक है ना, फिर 2, फिर 3, तो 3 फॉस्फेट यदि उसके साथ ऐड हो जाएगा, आर्डेनोसाइन। आर्डेनोसाइन हम किसको बोल रहे हैं ना, शुगर प्लस आर्डेनिन। शुगर के साथ जब आर्डेनिन जुड़ेगा तो हम उसको आर्डेनोसाइन कहेंगे। आर्डेनोसाइन के साथ यदि इस तरीके से 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है तो हम उसको ATP आर्डेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट कहेंगे। क्या बात समझ में आई ना, तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट है तो इसलिए आर्डेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट हम बोल रही हैं। क्लियर हुआ आपको चीजें। अच्छा, दूसरा चीज हम बात करेंगे क्या, यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है, ये जो शुगर के साथ जो पहला फॉस्फेट जुड़ा है, ये ना, ये तो शुगर है 5th कार्बन के साथ जो है, तो उसको हम बोलेंगे फॉस्फो। ठीक है ना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड जो होता है उसका नाम है फॉस्फो ईस्टर। फिर उसके बाद ये फर्स्ट बॉन्ड जो है शुगर प्लस फॉस्फेट के साथ है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फिर सेकेंड बॉन्ड जो होता है या थर्ड बॉन्ड जो होता है, ये किन किन के बीच में है, ये फॉस्फेट के बीच में है, तो इसलिए ये जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या बात समझ में आए ना, तो ये जो बॉन्ड होता है फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड जो होता है वो आसानी से ब्रेक हो सकता है, एंड एक बॉन्ड ब्रेक होने से हमको कितना एनर्जी मिलता है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। किलो मोल में कैलकुलेट करेंगे तो इतना एनर्जी हमको मिल रहा है फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। आपने शायद पढ़े होंगे ATP ये टूट के ADP में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि ATP ट्राईफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट मान लीजिए रिमूव हो गया, ये चला गया, तो अभी 2 फॉस्फेट रहेगा तो हम एडेनोसाइन डाईफॉस्फेट कहेंगे। आपने AMP भी सुना होगा, AMP एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, यानी कि 2 फॉस्फेट रिमूव हो गया तो हम उसको एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट कहेंगे। आए ना बात समझ में। ठीक है, ये है ATP की स्ट्रक्चर, वही चीज लिखा है, देखिए ये राइबोज शुगर है, तो यहाँ पे हो सकता है यदि DNA की बनाने के लिए रहेगा तो डीऑक्सीराइबोज होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा कार्बन 2 पोजीशंस में। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2 यहीं पे है, हमेशा कार्बन 1 पोजीशंस में आर्डेनाइन जुड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये आर्डेनाइन की स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ है, ये आर्डेनाइन की स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बॉन्ड है उसको जरूर याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ना उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किन किन के बीच में, शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेसिस जो आर्डेनिन है ग्लाइकोसिडिक बेसिस है। फिर शुगर प्लस फॉस्फेट के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये जो रेड कलर में दिखा गया, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और आसानी से टूट सकता है, जिसमें आपको 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलेगा। समझ रहे हो ना, देखिए ATP एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ट्राई आपने काउंट किया 1 2 3 फॉस्फेट है। आर्डेनोसाइन हम किसको बोल रहे हैं ना, शुगर, राइबोज शुगर के साथ जब आर्डेनिन जुड़ेगा तो हम उसको आर्डेनोसाइंस कहेंगे। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ एडेनिन विथ राइबोज विथ 3 फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इन एटीपी एंड एडेनोसाइन मेयोटिन टू व्हिच 3 फॉस्फोराइल ग्रुप्स आर सीक्वेंशियली लिंक्ड वाया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो होगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा, फॉलोड बाय फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए। दिस बॉन्ड आर रेफर्ड टू एज हाई एनर्जी बॉन्ड, तो यहाँ पे जिसे लिखा है कि ये जो बॉन्ड है हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब भी टूटेगा एकदम बहुत अच्छा खासा एनर्जी देता है। व्हेन सेल रिक्वायर्ड एनर्जी देन यूज एटीपी एज एनर्जी सोर्स। समझ में आया ना, क्योंकि एनएडीएच एनएडीपीएच उनको सेल इतना आसानी से तोड़ नहीं सकता है, और जब भी तोड़ेगा इतना एनर्जी भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बिकॉज इट फॉस्फेट ग्रुप इज इजीली रिमूव अंडर सेलुलर कंडीशंस। हमारे सेल की जो पीएच है, जो टेम्परेचर है, उनमें एटीपी को तोड़ना बहुत आसान है, इसलिए इस एटीपी को एनर्जी कॉइन माना जाता है। क्लियर हुआ आपको चीजें? अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो चीजें हो गया आपका एटीपी की स्ट्रक्चर एज वेल एज व्हाई, क्यों हम उसको एनर्जी कॉइन कहते हैं। ठीक है, एटीपी इज द केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। ये चीजें हमने देखा है, पहला क्लास में मैंने डिस्कशन किए थे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कोई भी रिएक्शन जब ब्रेक होता है, ठीक है ना, तो कैटाबोलिज्म से कॉट याद रखिए, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज को तोड़ के हम क्या बनाते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज जब एनर्जी मिलता है, फाइनली हमको एटीपी मिलता है, साथ ही साथ हमको कार्बन डाइऑक्साइड्स मिलता है। ठीक है ना, और एनाबॉलिज्म ग्लूकोज बनने की प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़े होंगे बचपन से, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलेगा, ठीक है ना, ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट में जब सनलाइट आ जाएगा तो उसके बाद ग्लूकोज बन जाएगा। जब बनने वाले प्रोसेस होगा तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन होता है, हालांकि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी की सोर्स जो होता है सनलाइट है। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड्स वाटर, ठीक है ना, ये बना रही है ग्लूकोज, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज ऐड हो रहा है तो एक चीज बन रहा है, तो इसलिए हम उसको अनाबोलिज्म्स कहेंगे। यहाँ पर एक चीज ब्रेक होके, ठीक है ना, एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कुछ इस तरीके से अलग अलग चीज बना रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है या कट हो रहा है, कैटाबोलिज्म से कट याद रखिए। तो एटीपी की बहुत अच्छा रोल रहता है। ठीक है ना, जब भी देखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस यदि आपने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस की पहला स्टेप्स याद है आपको? ठीक है, तो होता क्या है ना, ग्लूकोज रहा है, ग्लूकोज से सबसे पहला स्टेप्स होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज, पढ़ा है, थोड़े बहुत याद आ रहा है। तो यहाँ पे एटीपी यूज होता है एंड एटीपी टूट के एडीपी प्लस आईपी, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना ये बायोलॉजिकली एक फेवरेबल रिएक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत एनर्जी की ज़रूरत होता है। तो लेकिन हमारे सेल को ना ग्लूकोज, हम लोग जो खाना इंटेक कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने चावल लिया, आपने रोटी लिया, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वहाँ से तो हमको एनर्जी चाहिए, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर यहाँ पे देखिए फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट बनता है, यहाँ पे भी एक एटीपी यूज होता है। ठीक है, ये भी बायोलॉजिकली फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे भी एटीपी यूज होता है, एटीपी तोड़ के एडीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट 3 फॉस्फेट था, अभी एक फॉस्फेट यूज हो गया, 2 फॉस्फेट बच गया, तो इसलिए एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट बोलते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो एनर्जी की इस्तेमाल हो रहा है, एटीपी की इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो वही चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म्स में यहाँ पे यूज हो रहा है, कहीं पे यूज हो रहा है, कहीं पे, ठीक है ना, बन रहा है। एटीपी प्ले रोल इन सेवरल एंडरगोनिक रिएक्शन सच एज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि ट्रांसलेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो उस टाइम पे भी प्रोटीन की सॉरी जो एटीपी की रोल रहता है। ठीक है, ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सोर्गेनिक प्रोसेस, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में एटीपी कोई एंजाइम के हिसाब से भी काम करता है, मतलब कि ठीक है ना, एंजाइम आपने पढ़े होंगे, को एंजाइम्स के हिसाब से भी वो काम करता है, को एंजाइम को फैक्टर, ये भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम की रोल रहता है, तो उसको, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन आपने शायद पढ़े होंगे। ठीक है,
जो एक्टिन मायोसिन्स की जो रहता है, तो उसको खींच के लाने के लिए यहाँ पे एटीपी की जरूरत होता है। जो क्रॉस ब्रिज है उसको ब्रेक करना, तो वहाँ पे भी एटीपी की जरूरत होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स कंडक्शंस के लिए, मतलब कि बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एटीपी की जरूरत होता है। और क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देगा। एनर्जी क्यों दे पा रहा है? क्योंकि उनके पास फॉस्फोनाइट्रेट बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अच्छा खासा एनर्जी मिलता है। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं, दैट्स व्हाई एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी।